हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो हम चालू करेंगे एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक से। तो उसको जानने से पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, जैसे कि अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक, इसको आप बोल सकते हैं फैक्टर या फिर डिवाइज़र इंग्लिश में। अपवर्तक क्या होता है? जैसे कि कोई संख्या किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, तो विभाजित होने वाली संख्या का विभाजित करने वाली संख्या को क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको एक संख्या दिया हुआ है 18। अब आप देखेंगे कि 18 को कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो आप जानते हैं कि 18 को पूर्णतः विभाजित करेगी 1। आप अगर 18 डिवाइड बाई 1 लिखेंगे तो पूर्णतः विभाजित होगी। 2 लिखेंगे, 18 को 2 से विभाजित करेंगे तो भी पूर्णतः विभाजित होगी। 18 को 3 से विभाजित करेंगे तो भी पूर्णतः विभाजित होगी। और किससे होगी? 6 से भी होगी, 6 3 18 होता है। और किससे होगी? 9 से भी होगी। और किससे होगी? स्वयं 18 से भी 18 पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखिए, इस संख्या को ये सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है। किसी संख्या को यदि कोई अन्य संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहलाएंगे वे सभी संख्याएं जो उसे पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। क्लियर है कि 18 का अपवर्तक कहलाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और स्वयं 18। ठीक है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1 भी उसका अपवर्तक है और 18 भी उसका अपवर्तक है। या यूं कह ले, 1 भी उसका एक फैक्टर है और 18 स्वयं उसका एक फैक्टर है। अब यदि आपको 2 संख्याएं दी हुई है, ये हो गया अपवर्तक का बात। अब देखते हैं, यदि आपको 2 संख्याएं दी हुई है जैसे कि 18 और 24, ये 2 संख्या है, तो आप देखेंगे कि 18 का अपवर्तक तो अभी भी यही रहेगा, लेकिन 24 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? तो 24 का अपवर्तक है 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 और स्वयं 24। ठीक है, ये सभी हैं 24 के अपवर्तक और ये सभी थे 18 के अपवर्तक। अब आप देखेंगे कि 18 और 24 के यदि आप सम्मिलित रूप से लें तो इन दोनों के कॉमन अपवर्तक को आप बोलोगे क्या? समापवर्तक। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक समझ लीजिए, समापवर्तक, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर। तो 18 और 24 मतलब दी हुई संख्याओं का या दी हुई जोड़ी का, या फिर ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 का हो सकता है, 4 संख्याएं हो सकती है, 5 संख्याएं हो सकती है। तो इनका समापवर्तक क्या होगा? अब देखिए, 1 तो होगा, 1 से दोनों विभाजित हो रही है। 2 भी होगा, 2 से दोनों हो रही है। 3 भी होगा। क्या 4 होगा? नहीं, 4 इसका अपवर्तक है लेकिन इसका कोई नहीं है, इसका मतलब 4 समापवर्तक नहीं होगा। 6 होगा, बिल्कुल होगा। 7 होगा, नहीं होगा। 8 होगा, नहीं होगा। 9 होगा, नहीं होगा। अब सीधा इसका कौन सा होगा समापवर्तक? 1, 2, 3, 6, ये होगा इसके कॉमन फैक्टर या समापवर्तक। क्लियर है यहाँ तक? अब जो तीसरा पॉइंट आ रहा है वही है आपका मेन टॉपिक। इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सिंपल शब्दों में, इन समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसे ही आप कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तकों का सबसे बड़ा संख्या ही महत्तम समापवर्तक होता है। और गणित की परिभाषा में देखें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, तो ये था आपका HCF का कॉन्सेप्ट कि HCF एक्चुअल में होता क्या है। अब हम देखते हैं कि HCF निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। तो अब हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक निकालने की कौन कौन सी विधि होती है।
तो इसमें आप देखेंगे आपको 3 से 4 प्रकार की अलग अलग विधि मिलेंगे। सबसे जो पहला विधि है निकालने का वो है गुणनखंड विधि, या फिर इसको आप बोल सकते हैं फैक्टर मेथड। फैक्टर वही जो आपने देखा अपवर्तक। तो यदि आपको दिया हुआ है कि 18 का, वही एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए 30 का और 36 का, इन 3 संख्याओं का आपको HCF निकालना है। तो गुणनखंड विधि ये बोलता है आपको कि इसके गुणनखंडों को निकालिए। 18 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 18 का गुणनखंड। 30 का गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड आप ऐसे इस विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया 30 का गुणनखंड। और 36 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 3 गुनी 6 दूनी 12 गुणा 3, 35, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि आप क्या होगा, इन तीनों में देखेंगे कि कौन सी संख्याएं समान है, कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि 2 तीनों में है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा? 2। 3 भी तीनों में है, गुणा 3। और अब आप देख रहे हैं कि 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें बचा नहीं है। देख रहे हैं 2 इसमें है लेकिन 2 इन दोनों में कहीं नहीं है। 3 इसमें है लेकिन 3 30 वाले में 3 नहीं है। तो इसका HCF क्या हो गया? 2 गुणा 3 अर्थात 6। इसका HCF हो गया आपका 6। ये है आपका पहला विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा विधि होता है भाग की प्रथम विधि। कौन सा? भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि। अब ये भाग की प्रथम विधि या फर्स्ट मेथड ऑफ डिवीजन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आपको दिया हुआ है यदि 18, जो मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, 30 और 36, इसमें आप क्या करेंगे? इसको भाग देंगे तीनों को एक साथ। तो आप देख रहे हैं ऐसा कॉमन चीज 2, जिससे तीनों पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 निया होता है 18, 2 गुणा 15 होता है 30, और 2 गुणा 18 होता है 36। ये हो गया 2। अब आप देखेंगे ये तीनों किससे पूर्णतः विभाजित हो रही है? 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 छके 18। अब क्या कोई ऐसी संख्या जिससे तीनों पूर्णतः विभाजित हो रही है? यदि आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कोई ऐसी संख्या है, तो आपको पता है कि समापवर्तक में हम 1 को भी इंक्लूड कर रहे थे। तो यहाँ आप लिखेंगे 1। 1 से जब आप विभाजित कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 तिया, 1 पंजे और 1 छक्के। ये 1 लिखने का मतलब HCF में सिर्फ यही है कि ये आपको सूचना देगा कि इसके बाद आपको ऑपरेशंस नहीं करने, इसके बाद आपको कोई इसमें काम नहीं करना है। 1 जैसे ही दिखा तो 1 के ऊपर जितनी संख्याएं हैं आप उसे लिख लीजिए। 1 के ऊपर आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 को आप गुणा कीजिए, यही आपका HCF है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी भाग की प्रथम विधि। अब आपको देखना है भाग की द्वितीय विधि HCF निकालने के लिए। तो ये हम देखते हैं भाग की द्वितीय विधि या सेकेंड मेथड ऑफ डिवीजन, ठीक है, HCF निकालने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये 2 संख्याएं दी हुई है जिसको आपको भाग की विधि से निकालना है। या फिर चलिए इस एग्जांपल को नहीं लेते हैं, जो हम अभी तक एग्जांपल लेते आए थे। कौन सी एग्जांपल लिए थे हमने? 18, 30 और 36। इन तीनों का ही आपको HCF निकालना है। तो इस विधि में क्या है, आप बारी बारी से ही निकाल सकेंगे HCF। पहले 2 संख्याओं को लीजिए, 18 और 30 को। अब इसमें जो बड़ी संख्या है, 30 जो है बड़ी संख्या है, उसको 18 से भाग दीजिए छोटी संख्या से। आप देखेंगे कितने बार जाएगा? 18 एकम 18। 30 में से 18 बच गया कितना? 12। अब ये जो आपका शेषफल बचा है, इसको इससे आप वापस से डिवाइड करेंगे। किसको? 18 को, ठीक है। 18 लिखा, 12 एकम 12, कितना शेषफल बच गया? 6। अब वापस जो शेषफल बचा है, इससे आप 12 को भाग देंगे, ठीक है। 12, 6 दूनी 12, आपका शेषफल बच गया 0। अब ये जो अंतिम भाजक होता है, ठीक है, अंतिम भाजक, यही आपका HCF होता है, ठीक है।
जिस भी भाजक के लिए शेषफल शून्य निकल रहा है वही अंतिम भाजक आपका क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या फिर HCF होगा। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों का HCF निकल गया 6। अब आप पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। क्या 6 आपका HCF निकला और आपका बचा हुआ संख्या क्या था, 36। अब पुनः आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अर्थात 6 से भाग देंगे तो 6 छके क्या होता है, 36। सीधा आपको मिल गया शेषफल शून्य। तो आपको पता है जिस भी भाजक के लिए शेषफल शून्य मिलता है उसी संख्या को ही हम HCF कहते हैं। यहाँ भी आप देख रहे थे अंतिम भाजक 6 था जिसके लिए शेषफल शून्य मिल रहा था, यहाँ भी आपको शेषफल शून्य मिला तो 6 ही आपका अंतिम भाजक हुआ और यही अंतिम भाजक आपका फाइनल शेषफल कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको HCF निकालने की विधि अच्छे से समझ आई है। अब हम अगला देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक या LCM क्या होता है और LCM निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। तो चलिए देखते हैं LCM कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्ती। तो लघुत्तम समापवर्ती जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा अपवर्त या फिर मल्टीपल, कि मल्टीपल या अपवर्त होता क्या है। तो ये है कोई संख्या यदि आपको दी हुई है और आपको कहा जाए कि इसका अपवर्त निकालिए या मल्टीपल निकालिए, तो ऐसी संख्याएं जो उस दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे कि आपको दिया हुआ है कोई संख्या 5, आपको बोला जाए कि 5 का अपवर्त निकालिए, अपवर्त या फिर मल्टीपल निकालिए। तो कोई ऐसी संख्या जिससे इस संख्या को यदि डिवाइड किया जाए तो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बोलूं, आपको दिया गया 10। अब क्या 10 से यदि मैं 5 को विभाजित करूं तो पूर्णतः विभाजित होगा। 10 से मैं 5 को विभाजित करूंगा तो हाँ, ये पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब 10 जो है 5 का अपवर्त्य है। इसी को आप मल्टीपल भी बोलते हो कि 5 का गुणज क्या होता है। 5 का गुणज 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा या अनंत तक होता जाएगा। मतलब 15 से यदि आप 5 को भाग देते हैं या 20 से 5 को भाग देते हैं, 25 से 5 को भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। यही मतलब है अपवर्त्य का। तो यदि आपको उदाहरण के तौर पे बोला जाए कि 9 है, 9 के अपवर्त्य बताइए या मल्टीपल बताइए, तो क्या होगा? 9 स्वयं 9 का अपवर्त्य होगा क्या? बिल्कुल होगा। 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, ये सब क्या है? इसके अपवर्त्य होंगे। ठीक है। अब जो अगला देखना है वो है आपका समापवर्ती। ठीक है, समापवर्ती, समापवर्ती या फिर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? आपको 2 संख्याएं दी हुई है, जैसे कि 3 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अब बोला जाए कि इसका समापवर्त्य निकालिए, तो आप देख रहे हैं कि 3 का अपवर्त्य क्या होगा? स्वयं 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा और बहुत सारे होंगे। 6 का अपवर्त्य या मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा और बहुत सारे होंगे। अब आपको देखना है कि इन दोनों अपवर्त्यों में समान क्या है या कॉमन क्या है। तो आप देख रहे हैं कि 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 18 इसमें भी है और 18 आगे चल के इसमें भी है। तो क्या हो गए आपके कॉमन मल्टीपल या समापवर्ती? 6, 12, 18 और ये आगे तक। तो ये हो गया आपका क्या? समापवर्ती या कॉमन मल्टीपल। ठीक है। अगला आपका जो है इसमें इन्हीं समापवर्तियों में से 6, 12, 18 में से जो सबसे छोटा होगा, ध्यान दीजिए इससे पहले जब आपने महत्तम समापवर्ती वर्तक पढ़ा तो उसमें आप सबसे बड़े को ले रहे थे, यहाँ आप क्या है? सबसे छोटे को ले रहे हैं। इन समापवर्तियों में से सबसे छोटा कौन सी संख्या है? 6 है। इसी कारण सबसे छोटा होने के कारण इसको आप लघुत्तम या फिर लीस्ट कह रहे हैं। वहां बड़ा ले रहे थे इसलिए उसे महत्तम या हाईएस्ट कह रहे थे। तो 6 क्योंकि सबसे लीस्ट है इसीलिए इसका नाम है LCM या लघुत्तम समापवर्ती। क्लियर है? यदि क्लियर है तो अब आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने HCF को निकालने के अनेक विधि देखे थे वैसे ही LCM को निकालने के भी अलग अलग प्रकार के विधि देखेंगे। तो आइए देखते हैं LCM निकालने की कौन कौन सी विधि होती है। तो इसमें आपको मुख्यतः 2 ही विधि देखना है, तीसरा विधि वास्तव में कोई विधि नहीं है। देखते हैं कैसे। तो पहला है आपका क्या? यहाँ भी गुणनखंड विधि,
या फिर फैक्टर मेथड। इसमें क्या करना होगा, जो हमने अभी मान के चलिए उदाहरण कौन सा लिया था, 6 और 3 का उदाहरण, 3 और 6 का उदाहरण। तो इस उदाहरण को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 18 और 12, ये दो संख्याएं दी हुई है। इसका गुणनखंड विधि से भी आपको फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है। 18 का पहले फैक्टर लिखिए, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 18 का फैक्टर्स, ठीक है। 12 का क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया। अब इसको आपको देखना, जैसे आपने एचसीएफ में देखा था, कॉमन कौन कौन से, 2 कॉमन है, तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 को लिखिए। उसके बाद आप देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो आपने 3 को भी गुणा करके लिखा। अब यहीं तक आप करते थे एचसीएफ में, जो कॉमन है केवल उन्हें ही लिखते थे। लेकिन एलसीएम में क्या है, आपको कॉमन निकालने के बाद जो भी फैक्टर्स बच गए हैं उनको भी लिखना है। ये 3 बच गया है तो इसे आप 3 लिखें, और ये 2 बच गया था तो इसे 2 को भी लिखें, और सभी को एक साथ गुणा करके उत्तर देना है। 3 दूनी 6, 6 तिरा 18, 18 दूनी 36। तो ये हो गया आपका एलसीएम निकालने का पहला विधि, जिसको आप गुणनखंड विधि बोलते हैं। या फिर इसके जगह आप ये भी कर सकते थे, आप देखेंगे ये जो आपका फैक्टर से है 2 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ फैक्टर है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें आप देखेंगे कि 2 का अधिकतम पावर किसमें है, ठीक है। इसमें 2 का अधिकतम पावर है 2, तो 2 का घात 2, ठीक है। और यहाँ 3 का अधिकतम पावर कितना है, 3 का अधिकतम घात 2 है, यहाँ 3 का अधिकतम घात 1 है। तो देखेंगे 2 का अधिकतम घात 2 है और 3 का अधिकतम घात 2 है। तो जो भी संख्याओं के अधिकतम घात आपको फैक्टर्स में मिल रहे हैं, सीधा उन लोगों को लिख कर भी आप गुणा करेंगे, आंसर आएगा। 2 का घात 2 मतलब 4, और 3 का घात 2 मतलब 9, 4 निया 36, ये आपका एलसीएम है। दोनों आपका गुणनखंड विधि ही है, लेकिन ये विधि आपको क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट करेगा, जबकि ये विधि कैलकुलेशन आपका स्लो करेगा। लेकिन इसमें हो सकता है आपके गलती करने की भी गुंजाइश हो, इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। दूसरा विधि जो होता है वो है आपका भाग विधि। भाग विधि देखते हैं क्या है। आपको दिया हुआ है 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। आप इसे भाग विधि में जो एचसीएफ में कर रहे थे वही करना है। 2 से आप भाग देंगे, 2 निया 18 और 2 छके 12। आप इसे 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 12। अब एचसीएफ में क्या है, जब आपको कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा था फैक्टर जिससे डिवाइड हो जाए, तो आपको मैंने कहा था यहाँ आप 1 लगा दीजिए, और 1 लगाते ही साथ आपको ये पता चलेगा कि 1 के ऊपर वाली संख्याओं को एचसीएफ के रूप में लेना है। इधर कोई भी संख्या लिखी हो उससे आपको मतलब नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जब 3 और 2 आ गए, आपको दिख रहा है कि कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं मिल रहा जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, कोई भी छोटी संख्या को लीजिए, 2 को भी ले सकते हैं, 3 को भी पहले ले सकते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से 3 भाग नहीं होगा तो 3 यथावत लिखा रहेगा एज इट इज, और 2 से 2 को भाग देंगे, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे यहाँ पुनः, 3 एकम 3 और 1 तो यथावत रहेगा। आपको ये डिवाइड तब तक करना है जब तक यहाँ 1 ना आ जाए सबके सब। जबकि एचसीएफ में याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इस तरफ अगर 1 आ गया तो उसके ऊपर वाले को आपको एचसीएफ के तौर पे लेना है, लेकिन एलसीएम में इस तरफ आपको 1 लाना है, और जैसे ही आपने 1 लाया, यहाँ जो भी चीजें लिखी हुई है उसको गुणा करके लिख दीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 6 छके 36, ये आपका आ गया एलसीएम। अब जो तीसरी विधि पुस्तकों में दी हुई है एलसीएम निकालने की, उसे दिया गया है भाग का तीसरा विधि। ये जो आपने विधि पढ़ा ये था भाग विधि, ठीक है। इसे आप भाग विधि या भाग की प्रथम विधि भी बोल सकते हैं। और अब जो मैं बताने वाला हूँ भाग की द्वितीय विधि है, लेकिन वास्तव में भाग की द्वितीय विधि नहीं है। कैसे, देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जो 18 और 12 दिया हुआ है इसका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 18 दिया हुआ है, इसको 12 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। 12 एकम 12, 6 आया हासिल। 12 से फिर भाग देंगे, 6 दूनी 12, ये आ गया आपका अंतिम भाजक, मतलब एचसीएफ क्या हो गया 6। यहां तक तो आपको पता ही है। अब आपको क्या करना है, 2 संख्याएं जो आपकी दी हुई संख्याएं थी वो कौन सी थी, 12 और 18, इनका गुणा जो होगा
वो किसी भी संख्याओं के HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो इस भाग के द्वितीय विधि से आपने HCF को निकाल लिया 6 और आपको निकालना है LCM। तो ये आप करेंगे, LCM निकालेंगे, LCM बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणा 18/6। तो ये 6 दूनी 18 दूनी 36, ये आ गया आपका LCM। तो वास्तव में भाग की द्वितीय विधि में आप जो है HCF निकाल के फिर संख्याओं की मदद से आप LCM को निकाल रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट LCM नहीं निकाल रहे हैं। तो इसे आप एक प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी है दी हुई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दी हुई संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल। क्लियर है? या फिर इसे आप लिख सकते हैं N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू LCM। और ये प्रॉपर्टी आपको खूब यूज आएगा प्रश्नों को हल करने के लिए। जो दो दी हुई संख्याएं हैं उनका गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल का। तो आशा करता हूं यहां तक आपको HCF और LCM क्या होता है ये समझ आया। अब आगे हम इसके प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। धन्यवाद।